तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसके अंदर मेनली हम ब्लड के बारे में बात करेंगे और हमारी बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो करता है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या है कि हमको पता है कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फंक्शंस कर रहे हैं, तो वो प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर कुछ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ये लिविंग टिश्यू के हिसाब से, तो हमको कंटिन्यूसली उसको रिमूव करना पड़ता है अगर हमको हेल्दी फंक्शनिंग चाहिए बॉडी की। तो ये हमारे लिए एक इसेंशियल था कि एक एफिशिएंट मैकेनिज्म बनाया जाए हमारी बॉडी में जो हमारे बॉडी के अंदर का वेस्टफुल मटेरियल बाहर निकाल सके और हमारा जो फंक्शन है वो प्रॉपरली चलता रहे। तो हुआ कि टाइम के साथ अलग अलग जो एनिमल्स थे अपने आप को इवॉल्व करे और अपने लिए डिफरेंट मेथड्स को प्रोड्यूस करा या इवॉल्व करा कि उनकी बॉडी कैसे वो सर्कुलेशन करवाएगी। अगर हम एग्जांपल लें सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, वो सिंपल क्या करते हैं सराउंडिंग से लेते हैं कैविटीज़ में और एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब डिफ्यूजन की तरह काम करते हैं। पर अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ चलें तो उनके पास एक स्पेशल फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम ब्लड बोलते हैं जो ये काम करता है। मोस्टली कॉमन ब्लड ही है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, और दूसरा नाम है हमारे पास बॉडी फ्लूइड के नाम पे, वो है लिम्फ। लिम्फ हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट पर कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस के लिए, हर सब्सटेंस के लिए नहीं करता, कुछ सब्सटेंसेस के लिए करता है। तो हमारे पास जो ब्लड है उसके दो पार्ट हैं, पहला उसका प्लाज्मा, दूसरा उसका फॉर्म्ड एलिमेंट और उसके जो जगह है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम क्या बोले कि जब हम शुरुआत करते हैं प्लाज्मा के हिसाब से, तो प्लाज्मा कैसा है, स्ट्रो कलर का है, विस्कस है, कितना है 55%। ये 55% है, मतलब क्या, ये 55%, ये 45%। ठीक है, हमारे पास 90 से 92% प्लाज्मा में क्या होता है, सिर्फ वाटर होता है और 6 to 8% हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स के नाम पे 3 है, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, जो मेजर प्रोटीन है। ठीक है, अब फाइब्रिनोजन का काम क्या है, क्लोटिंग करवाना, तो क्लोटिंग या हम बोलें कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ग्लोब्यूलिन जो है वो प्राइमरीली काम क्या करता है, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर काम करता है, और एल्ब्यूमिन जो है हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करवाता है। प्लाज्मा के अंदर अच्छे अमाउंट में और स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स होते हैं जैसे कि हमारे ब्लड में होते हैं, पर ये प्लाज्मा एज दे ऑलवेज इन ट्रांसिट इन द बॉडी, कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा। ये जितने भी मिनरल्स हैं इसके अंदर सेम एज हैं जैसे कि ब्लड के अंदर है, कुछ चीज़ें नहीं होती। कुछ फैक्टर जो कोगुलेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, पर कैसे, इन एक्टिव फॉर्म में। अगर मैं उन क्लोटिंग फैक्टर को प्लाज्मा से हटा दूं तो प्लाज्मा नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। अब हम सेकेंड हमारे पास पार्ट है ब्लड का, वो है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 चीज़ काउंट होती है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट। हम इसको कलेक्टिवली कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ये 45% ऑफ द ब्लड बनता है। अब सबसे स्टार्ट करते हैं हम कि एरिथ्रोसाइट है क्या, रेड ब्लड सेल है हमारे पास। कितनी क्वांटिटी होती है, ऑन एन एवरेज 5 मिलियन से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब होती है। कहाँ पे फॉर्म होता है, रेड बोन मैरो में फॉर्म होता है अडल्ट्स के अंदर। कैसा होता है, शेप इसकी है कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं तो डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होता है, बाइकनकेव होता है, रेड कलर का होता है, आयरन कंटेन करता है, उस प्रोटीन को हेमोग्लोबिन बोलते हैं, मतलब आयरन कंटेनिंग प्रोटीन जो है उसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं। इसके अंदर कितना हेमोग्लोबिन होता है हमारे बॉडी में, नॉर्मली 12 to 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है ईच 100 ml ऑफ ब्लड पे होता है। ये जो मॉलिक्यूल है ये इंपॉर्टेंट है अगर हमको एक्सचेंज करना है रेस्पिरेटरी गैसेस का। लाइफ इसकी 120 डेज की होती है, जिसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, कहाँ पर, स्प्लीन में आके। ल्यूकोसाइट जो है हम इसको वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। ये कलरलेस होता है, इसके अंदर कोई भी हेमोग्लोबिन नहीं होता, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये लेस नंबर में होता है। ये कितना होता है, 6000 से लेके 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। ल्यूकोसाइट जो है शॉर्ट लिव्ड होता है। इसके 2 मेन कैटेगरी हैं, पहली ग्रेनुलोसाइट, दूसरी ए ग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल, एसाइनोफिल और बेसिनोफिल ये ग्रेनुलोसाइट में आती है। मतलब क्या
कि अगर हम ग्रैनुलों को देख रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, न्यूट्रोफिल, इसाइनोफिल और बेसोफिल, नेब, ये किस में आ रही है, ग्रैनुलोसाइट में आती है। और एक ग्रैनुलोसाइट में आती है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब क्वांटिटी देखें हमें तो न्यूट्रोफिल जो है मोस्ट अबंडेंट है, कितना है 60 से 65% होता है। बेसोफिल सबसे कम होता है, 0.5 से 1% होता है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो 6 to 8% होता है। यही हैं फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक वो सेल्स होते हैं जो दूसरे सेल को डिस्ट्रॉय करें, फॉरेन पार्टिकल्स को या फॉरेन ऑर्गेनिज्म को जो बॉडी में एंटर कर चुके हैं उनको डिस्ट्रॉय करें, वो होते हैं फैगोसाइट्स। बेसोफिल का काम क्या है, ये सिक्रेट करता है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। ये इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। अब अगला नाम है हमारे पास इसाइनोफिल। इसाइनोफिल कितना है, 2 से 3%, और क्या करते हैं, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है। ये एसोसिएट और एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। लिम्फोसाइट की क्वांटिटी 20 से 25% है। लिम्फोसाइट के 2 टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है हमारे पास और टी लिम्फोसाइट जो है, दोनों ही हमारे को इम्यून रिस्पॉन्स में काम करते हैं। हमारे पास अगला है प्लेटलेट, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। कैसे प्रोड्यूस होता है, फ्रेगमेंट करके, किसके, मेगाकैरियोट के। कहाँ पे हैं, एक स्पेशल सेल है मेगाकैरियोट्स बोन मैरो में, वहाँ से बनता है। अमाउंट इसकी 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है। ये कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करता है जो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। अगर इनका नंबर कम हो गया तो इसकी वजह से क्लोटिंग डिसऑर्डर भी होता है। अब हमारे पास टॉपिक है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप हमको पता है कि हमारे पास अलग अलग वैरायटी के ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। वो कुछ ही फैक्टर्स पे होते हैं जो वेरी करते हैं। मेजरली वो 2 ग्रुपिंग में बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएस फैक्टर ब्लड ग्रुपिंग। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर हमारे क्या है कि हम प्रेजेंस और एब्सेंस देखते हैं कि उनके सरफेस पर एंटीजन्स कैसे हैं। मतलब क्या कि हमारे पास मेजरली 2 ही तरह के होते हैं, नेमली ए एंड बी ब्लड ग्रुप होते हैं। तो कंटेन करते हैं हमारे पास नेचुरली एंटीबॉडी कितने, हमारे पास 2 होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आर 4 ग्रुप। फिर हम उसकी बेसिस पर एंटीबॉडीज और एंटीजन दोनों को काउंट कर लेते हैं। हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और 4 तरह के हमारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं। हमको ये पता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कोई भी ब्लड हम यूज़ नहीं कर सकते। हमको डोनर का ब्लड केयरफुली मैच करना पड़ेगा रेसिपिएंट के साथ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर हमको अवॉइड करना है क्लम्पिंग मतलब क्या कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। मतलब अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे और ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुए तो अल्टीमेटली आरबीसी एक दूसरे को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस टेबल की बेसिस पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, और जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। अब हमारे पास आरएच ग्रुपिंग होती है। आरएच ग्रुपिंग क्या, एक सिंपल सा ये आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है, ऑब्जर्व किया गया था रेसिस मंकी में, इसलिए हमने इसको आरएच नाम से प्रोनाउंस कर रहे हैं। और कहाँ पर आता है, कहाँ पे मिलता है, ये सरफेस ऑफ आरबीसी पे मिलता है। एक्चुअल में होता है अगर 80% पॉपुलेशन में ये था तो हमने आरएच पॉजिटिव उनको बोला जिनके पास आरएच फैक्टर है, और आरएच नेगेटिव उनको बोला जिसके पास आरएच फैक्टर नहीं है। हम मान लेते हैं क्या कि आरएच नेगेटिव वाले पर्सन को अगर मैं आरएच पॉजिटिव ब्लड डोनेट कर दूं तो वो एक स्पेसिफिक तरह की एंटीबॉडीज बना देगा, जिसके वजह से आरएच ग्रुप भी हमारे पास मैच होना चाहिए था। हमारे पास एक स्पेशल केस इसी बेसिस पे आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी, मतलब क्या है कि हमारे पास क्या हुआ, हमने ऑब्जर्व करा कि एक आरएच नेगेटिव एक प्रेग्नेंट वुमेन थी जिसके पास जो फीटस था वो आरएच पॉजिटिव था। तो जब आरएच एंटीजन फीटस का क्रॉस नहीं करता है आरएच नेगेटिव ब्लड में, क्योंकि वो उसकी पहली प्रेगनेंसी थी और प्लेसेंटा से कहीं ब्लड पास नहीं होता, तो दोनों ही सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा से है। तो जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी हुई तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है कि मैटरनल ब्लड जो है वो स्मॉल अमाउंट में आरएच पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस, मतलब क्या कि जैसे डिलीवरी हुई तो ब्लड ऑफ मदर एंड ब्लड ऑफ फीटस दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं। इस केस में जो मदर है उनकी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज क्रिएट करने लग जाती है अगेंस्ट द आरएच एंटीजन जो उसकी बॉडी में है।
इस केस में क्या होता है, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होती है, RS एंटीबॉडी जो होती है वो मदर की क्रॉस करके पहुंच जाती हैं फीटस के ब्लड में, और क्या करती हैं, उस डिस्ट्रॉय कर देती है फीटल ऑफ द RBC, जिसकी वजह से अनेमिया कोज होता है, जॉन्डिस कोज होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस। तो हमने क्या कर रखा कि हमने कि ऐसा कुछ ना हो, अवॉइड करने के लिए वाले केस के लिए तो डिलीवरी के तुरंत बाद ही हम क्या करते हैं, RS एंटीबॉडी मदर को दे देते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक है ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन में क्या है कि मान लेते हैं कि हमारी फिंगर हर्ट या कट हुई है, तो वो जो वॉन्ड बन रहा है वो डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लड, मतलब क्या है, जहाँ से कटा है वो कंटिन्यू ब्लड आउट या ब्लड लॉस नहीं होता लंबे समय तक, वो यूजुअली स्टॉप हो जाता है। क्योंकि उसका रीज़न हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड कोगुलेशन होता है और उसी को हम क्लोटिंग बोलते हैं इन रिस्पॉन्स टू द इंजरी या ट्रॉमा। ये जो मैकेनिज्म प्रिवेंट करता है एक्सेस ब्लड लॉस से। हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ समय बाद एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्कम फॉर्म हो रहा है हमारे उस साइड पर जहाँ पे इंजरी हुई है। तो ये जो क्लॉट है, कैगुलम है, वो फॉर्म करते हैं मेनली नेटवर्क ऑफ थ्रेड। वो थ्रेड किसके होते हैं, फिब्रिन के होते हैं। फिब्रिन के होते हैं जो कि डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट को ट्रैप कर लेते हैं। फिब्रिन कैसे बना है, फिब्रिन फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन, और किसकी हेल्प से, एंजाइम थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन कैसे बना है, वो इनएक्टिव सब्सटेंस है प्लाज्मा, उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन मतलब हमारे पास कुछ ऐसा है कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन रहा है। एंजाइम का नाम थ्रोम्बोकाइनेज। अभी जो थ्रोम्बिन है काम करता है क्या, फिब्रिनोजन को फिब्रिन बनाने में, ठीक है। तो यहाँ से ये बात हुई कि हमारे पास जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन रहा है, थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से कर रहा है। तो ये ऐसा बोल सकते हैं A B पे डिपेंड है, B C पे डिपेंड है, तो पूरी की पूरी एक लिंक रिएक्शन बन रही है। उस लिंक रिएक्शन को बोलते हैं कैस्काड प्रोसेस। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में। वो एक्टिवेट जब होते हैं जब हमको इंजरी हो, तो इंजरी और ट्रॉमा एक स्टिमुलेट है प्लेटलेट के लिए जो रिलीज करे उन फैक्टर्स को और एक्टिवेट करे। अब मेनली जो है हमारे पास जो ये फैक्टर है रिलीज बाय द टिश्यू, कहाँ पर, साइट ऑफ द इंजरी, जो इनिशिएट करते हैं कोगुलेशन में। अब इन सब में कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोटिंग के अंदर। अब हमारे पास अगला नाम है लिम्फ। लिम्फ क्या है, ये ब्लड पास थ्रू द कैपिलरीज टिश्यू में, some water along with the many small water soluble substance move out into the space between the cell and the tissue, leaving a large protein in the most of the formed element in the blood vessels। मतलब क्या है कि हमारे पास ये हम मान लेते हैं कि हमारी वेसल्स आ रही है, यहाँ पे कोई टिश्यू है, तो ये जो स्पेस है इसमें ब्लड तो आती नहीं, ब्लड तो ऐसे गया, और ये टिश्यू है, तो इसमें कुछ वाटर लिम्फ निकलता है, लेसिटियल होते हैं। लेसिटियल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फैट एब्जॉर्ब्ड होता है किसके थ्रू, लिम्फ के थ्रू, कि लिम्फ के अंदर क्या होता है, लेसिटियल्स होते हैं। लेसिटियल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटरस्टिशियल विलेय में प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है सर्कुलेटरी पाथवेज का। पाथवेज में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप के एग्जांपल आर्थ्रोपोड और मोलस्क हैं, जिसके अंदर क्या होता है, हार्ट से ब्लड पास होता है और लार्ज वेसल से होता है, वो एक ओपन साइनस में जाता है। ओपन साइनस बोलो या स्पेस बोलो, ये रहा साइनस। और हमारे पास क्लोज के एग्जांपल हैं, हमारे पास क्लोज के एग्जांपल एनालिडा और कोडेट्स, जिसके अंदर ब्लड क्या होता है कि ब्लड पंप होता है, ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू द क्लोज नेटवर्क ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब हम क्लोज के लिए बात कर लेते हैं कि हमारे पास तीन तरह के होते हैं। पहला 2 चैम्बर हार्ट, जिसके अंदर एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। दूसरा 3 चैम्बर्ड हार्ट, जिसके अंदर हमारे पास 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। और तीसरा टाइप का होता है 4 चैम्बर हार्ट, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल मतलब 2 चैम्बर के एग्जाम्पल हमारे पास फिशेज,
और 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल के एग्जाम्पल हैं एम्फीबिया और रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। और हमारे पास 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल बोले तो 4 चैम्बर के जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं क्रोकोडाइल, बर्ड एंड मैमल्स। अगर हम ऑब्जर्व करें फिशेस के अंदर तो हार्ट जो होता है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स एंड सप्लाई टू द मेन पार्ट फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द हार्ट, मतलब सिंगल सर्कुलेशन होता है। पर जब हम एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स की बात करूँ तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, गिल्स, लंग्स एंड स्किन्स, एंड द राइट एट्रियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द body parts. It get mixed in a single ventricle and pumped out a mixed blood. That is why we called it an incomplete double circulation. So that we can called 3-chamber heart is a incomplete double circulation. Then we come on to the double circulation. मीन्स जब हम बात करेंगे बर्ड्स के एंड मैमल्स की तो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया जाता है लेफ्ट और राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली, मतलब हमारे पास सेम ब्लड बॉडी में हार्ट में 2 बार आता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशंस बोलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, हम इसको बोल सकते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर कंसिस्ट होती हैं, क्या क्या कंसिस्ट होता है, मस्कुलर चैम्बर हार्ट, नेटवर्क ऑफ कंटेनिंग नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड दैट इज वेसल्स एंड अ ब्लड एंड ऑल्सो अ फ्लूइड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो हार्ट है कैसा है, वो मेसोडर्मली ओरिजिन है, कहाँ प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है बिटवीन द लंग्स, और थोड़ा स्लाइटली टिल्टेड है लेफ्ट की तरफ। इसका जो साइज है वो क्लिच्ड फिस्ट की तरह है, और इसके ऊपर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम अगर डबल मेम्ब्रेन है, अगर ये पेरिकार्डियम की डबल मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। हमारे पास जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 स्मॉल जिसको हम एट्रिया बोलते हैं और जो कि ऊपर होते हैं, और 2 लार्ज जो नीचे होते हैं, हम इसको वेंट्रिकल बोलते हैं। एक पतली सी मस्कुलर वॉल प्रेजेंट है, कहाँ पे, इंटर एट्रियल सेप्टम, मतलब 2 एट्रिया को सेपरेट करने वाली, लेफ्ट और राइट वाले को, और एक थिक वॉल प्रेजेंट है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब 2 वेंट्रिकुलर को लेफ्ट और राइट वाले को सेपरेट करने के लिए। हमारे पास एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल सेम साइड वाले को सेपरेट करने के लिए थिक फाइब्रस टिश्यू है, हम बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। हर सेप्टम के पास प्रोवाइडेड होती है एक ओपनिंग जिसके थ्रू 2 चैम्बर सेम साइड के कनेक्टेड होते हैं। इन ओपनिंग को हम अगर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के रिस्पेक्ट में देखें तो गार्डेड की जाती है एक वॉल्व के द्वारा, हम उसको बोलते हैं ट्राइकस्पाइड वॉल्व, जो कि एक मस्कुलर फ्लैप या मस्कुलर कस्प है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ लेफ्ट साइड देयर इज अ बाइकस्पाइड वॉल्व और वी कॉल इट अ मिट्रल वॉल्व, that is also a valve which is allowing the passing of fluid from left atria to the left ventricle. So what we can observe here that it is a pulmonary artery and it is a pulmonary vein. So we can observe here that there is a 2 pulmonary arteries and a 4 pulmonary vein. 1, 2, that is 3 and that is 4. And when we talk about a right ventricle to the pulmonary artery and the left ventricle to the outer, there are guarded provided by the semilunar valve. तो हार्ट जो है वो जो वॉल्व है इनका फंक्शन है कि हम हार्ट में जो ब्लड है वो एक तरफ जाए, इसीलिए हमारे वीन्स में भी क्या होते हैं, हमारे पास वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मतलब ये प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फ्लो को। तो हम क्या बोलते हैं, हार्ट जो है किससे बना है, कार्डियक मसल से बना है। वॉल ऑफ वेंट्रिकल जो ज़्यादा थिक होती है कंपेयर टू एट्रिया, इसके अंदर एक स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर है, इसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू, जो हमारे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक छोटा सा पैच जो है इस टिश्यू का कहाँ प्रेजेंट है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम,
डेट वी कॉल्ड एज साइनो आर्टेरियल नोड। और दूसरा छोटा सा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, डेट वी कॉल्ड आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड, डेट इज एवीएन। एक बंडल है नोडल फाइबर का जिसको हम बोलते हैं आर्टेरियो वेंट्रिकुलर बंडल, जो कंटिन्यू करता है एवीएन से और कहाँ पास करता है, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। वो कहाँ से निकलता है, टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इमीडिएटली डिवाइड करता है लेफ्ट और राइट की तरफ। हम उन ब्रांचेस जो राइज हो रही है वहां से छोटे छोटे फाइबर्स को हम उनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर। मतलब हमारे पास ये हार्ट है, ये हमारे पास राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो पैचेस प्रेजेंट है यहाँ प्रेजेंट है, इसको बोलूँगा एस ए नोड, और एक है ये एवीएन नोड। तो ये नोड्स प्रेजेंट क्या है कि जैसे ही हार्ट बीट कर रहा है तो वो इम्पल्स जनरेटिंग जो है वो इन नोड्स के थ्रू होता है। तो यहाँ से इम्पल्स जाते हुए यहाँ से बंडल्स बनते हैं, नर्व बंडल्स। इसको बोल रहा हूँ मैं इन आर्टेरियो वेंट्रिकुलर बंडल, बोल रहे तो इसको बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं। यहाँ से वो अपने आप को डिवाइड करते हैं लेफ्ट और राइट की तरफ। इनको हम परकिंजे फाइबर बोल रहे हैं, परकिंजे फाइबर। तो अब बात ये करते हैं कि इन नोडल टिश्यू स्पेशल क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी होती है जनरेट करने के लिए एक्शन पोटेंशियल बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। और अगर हम एस ए नोड की बात करें तो ये 70 से 75 टाइम्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल है इनिशिएशन ऑफ मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अगर हम नॉर्मली हार्ट बीट देखें तो 70 से 75 टाइम्स पर मिनट होती है, एवरेज हर किसी की 72 है। अब हमारे पास टॉपिक है कार्डियक साइकिल, जिसके नाम हम क्या बात कर रहे हैं कि हम देखेंगे कि हमारे जो पास कार्डियक साइकिल है वो कैसे चारों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कैसे ही वो चारों चैम्बर रिलैक्स होते हैं। अब जब चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट पे हम उस रिलैक्स स्टेट को जॉइंट डायस्टोल बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो उसको हम सिस्टोल से डिनोट करते हैं। हम जब रिलैक्स की बात कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए हम इसको डायस्टोल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब चारों चैम्बर रेस्ट पे हैं तो डायस्टोल हो रहा है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं, कब, जब डायस्टोल वाले कंडीशन पे हैं, जिससे फ्लो ब्लड कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी वीन से आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है, वेना कावा से आ रहा है। लेफ्ट में कौन खुल रहा है, पल्मोनरी वीन खुल रही है। राइट में कौन खुल रहा है, वेना कावा खुल रहा है, जिसकी वजह से वो वेंट्रिकल में जा पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही वॉल्व ओपन है। अब सेमिलर वॉल्व जो होती है इस स्टेज पे क्या होती है, क्लोज होती है। अब जैसे ही ऐसे नोड जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, दोनों ही आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी साइमल्टेनियसली, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वेंट्रिकल में कितना बढ़ जाएगा, 30% बढ़ जाएगा। जो एक्शन पोटेंशियल है कंडक्ट किया जाता है वेंट्रिकल से, कहाँ से, पहले एवी नोड और एवी बंडल से होता हुआ कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिस से जाएगा, जो थ्रू ईच वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर उस वेंट्रिकुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, तो हम उसको बोल देंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। उस टाइम पर एट्रिया जो है वो रिलैक्स वाली कंडीशन पर जाएगा, तो एट्रियल डायस्टोल हो रखा है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो हमारे पास बोल सकते हैं कि वेंट्रिकुलर के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और क्लोज हो रही है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। ये बचाती हैं बैक फ्लो को जो वापस आर्टरिया में जाना चाहता है ब्लड, और वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से सेमिल्यूनर वॉल्व जो होती है जो गार्ड कर रही होती है पल्मोनरी आर्टरी और आउटा को, वो ओपन हो जाती हैं। इसकी वजह से ब्लड जो है दोनों ही वेंट्रिकल से फ्लो होता है, वो कहाँ पे जाता है, वेसल्स में जाता है और सर्कुलेटरी पाथवे में एंटर कर जाता है। अब जैसे ही वेंट्रिकुलर जो है रिलैक्स कंडीशंस में आते हैं तो वेंट्रिकुलर प्रेशर डाउन होता है और सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड बैक इनटू द वेंट्रिकल्स। As the ventricular pressure decline, the further tricuspid and bicuspid wall are pushed by the pressure in the artery exerted by the blood, which being emptied by them. ठीक है। अब आगे बात क्या कर रहे हैं कि जैसे ही ऐसे नोड यही रीजन द्वारा करेगा, उस कंटिन्यूस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस को, एक प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, कार्डियक साइकिल बोल देते हैं।
अब पॉइंट ये है कि जो हमारे पास ये सीक्वेंस होता है, ये चल रहा होता है हमारे पास, उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और हमको पता है कि हार्ट बीट जो है 72 टाइम्स पर मिनट होती है, ठीक है। अब एक कार्डियक साइकिल का टाइमिंग होता है 0.8 सेकेंड। जब हर बार एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर जो ब्लड निकालता है वो होता है 70 ml, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। जब ये स्ट्रोक वॉल्यूम को मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ हार्ट बीट से, तो मेरे पास कार्डियक आउटपुट आता है, कार्डियक आउटपुट आता है, जिसकी क्वांटिटी आती है 5000 ml, या बोले तो हम 5 लीटर। हमारे पास एबिलिटी, बॉडी हैज एबिलिटी टू चेंज द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम कार्डियक आउटपुट को भी चेंज करवा सकते हैं। अब जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है वो कम होता है कंपेयर टू एथलीट्स, तो एथलीट्स का कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है ऑर्डिनरी मैन से। जब हमारे पास ट्राइकस्पिड बैकस्पिड वॉल्व बंद होती है तो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है लब, और हमारे पास सेमिनल वॉल्व बंद होती है तो हमारे पास सेकंड हार्ट साउंड आती है डब। ईसीजी क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ग्राम बोले तो मशीन और ग्राफ बोले तो जो रिप्रेजेंटेशन हमको पेपर में मिल रही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ईसीजी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। इसको ऑब्टेन कर रहा है पेशेंट के द्वारा। हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, हमको 3 लीड्स लगानी पड़ती है। एनसीईआरटी में बहुत पुराना है तो इसलिए हम 3 लीड्स यूज़ कर रहे हैं, पर प्रेजेंट टाइम में 12 लीड्स यूज़ होती हैं, ठीक है। कहाँ लगाते हैं, एक राइट और लेफ्ट रिस्ट को और एक लेफ्ट एंकल को। तो हमारे पास यहाँ पे हम समझ सकते हैं, तो PQRST है, PQRST, इसी बेसिस पे हम ऑब्जर्व करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जब हम P से T पे जा रहे हैं तो क्या होता है कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में होती है। तो हम बात कर रहे हैं कि पी वेव मतलब हम क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक्साइटेशन हो रहा है किसका, एट्रिया का, या बोलूँ डीपोलराइजेशन हो रहा है किसका, एट्रिया का। क्यू आर एस जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। अब जैसे ही क्यू मार्क करा उसके थोड़े टाइम बाद ही उसकी सिस्टोल शुरू रहता है। टी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा वेंट्रिकल जो है वो नॉर्मल स्टेट में आ चुका है, तो मतलब रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मतलब अगर एंड हो गया है टी वेव का तो मैं मान सकता हूँ मेरा जो हार्ट है वो सिस्टोल वाली फेज क्रॉस कर चुका है। हम क्या कर रहे हैं कि हम काउंटिंग करके QRS की हम रिपोर्ट पता लगा सकते हैं कि हार्ट बीट नॉर्मल चल रही है या नहीं। तो ये ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। तो अब हम पढ़ेंगे, हमारे पास है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है कि ब्लड जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है एक फिक्स रूट में, किसके थ्रू करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू करता है। हमारे पास आर्टरीज और वीन्स हैं, बेसिकली इन्हीं के थ्रू काम किया जाता है। अब हम दोनों के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो दोनों ही 3 लेयर से मेड अप होती हैं, और जो अंदर वाली लाइनिंग है वो स्क्वेमस एंडोथेलियम से बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमिया। और जो ट्यूनिका मीडिया है, जो मिडल वाली है, वो स्मूथ मसल से बनी होती है और इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। और जो आउटर वाली एक्सटर्ना है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर से बनी होती है, ठीक है। जैसे कि हमने मेंशन कर रखा है पहले कि जो ब्लड पंप किया जाता है राइट वेंट्रिकल से, वो कहाँ जाता है, राइट आर्टरी में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, वो आउटा में जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप किया जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और फिर वो लंग्स में जाता है जहाँ से उसको ऑक्सीजन मिलता है, वो कैरिड आउट करता है पल्मोनरी वेन से, वो लेफ्ट एट्रियम में आके अपना पाथवे कंस्टिट्यूट फॉलो करता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंट्री करता है आउटा के अंदर, फिर नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरी से वो कनेक्ट करता है, कलेक्टेड बाय द सिस्टम वेन्यूल्स, और फिर वो वीन्स में वेना के वैसे होता है वो वापस राइट एट्रियम में आ जाता है। इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। मतलब हमारे पास जो ब्लड है वेना कावा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स से पल्मोनरी वीन से लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा से टिश्यू, और टिश्यू से फिर दोबारा वेना कावा। ये इसको बोले हम साइकिल चल रही है तो उनको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोल रहे हैं। अब हमारे पास एक वेस्कुलर
कनेक्शन है जो यूनिक है, जो क्या करता है किसके बीच में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में, हम उसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम काम ये करता है कि जो हेपेटिक पोर्टल है वेन कैरी करती है ब्लड कैसे इंटेस्टाइन से कहाँ पहुँचाती है, लीवर के पास पहुँचाती है। अगर इट इज़ डिलीवर्ड टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम है हमारे पास जो हार्ट को खुद ही ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। मतलब कि कोरोनरी सिस्टम क्या है, ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, किस लिए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करवाना, किससे, टू से फ्रॉम कार्डियक मस्कुलेशन, मतलब हार्ट का ब्लड हार्ट को ही ट्रांसफर करती है। अब अगला टॉपिक है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। इसमें क्या है कि हमारे पास जो हार्ट है वो रेगुलेट करता है इंट्रिंसिकली, मतलब ये खुद ही रेगुलेट हो जाता है, किसकी वजह से, स्पेशलाइज्ड मसल की वजह से, हम उसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। हम हार्ट को मायोजेनिक बोलते हैं क्योंकि ये हमारे माइंड पे डिपेंड नहीं करता। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है कॉकरोच जो कि न्यूरोजेनिक होता है। हमारे पास स्पेशल न्यूरॉन सेंटर है, कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट है। काम क्या करते हैं वो मॉडरेट करते हैं कार्डियक फंक्शन थ्रू एएनएस। एएनएस से सिग्नल जो होता है वो सिंपैथेटिक नर्व्स में जाते हैं जो कि इंक्रीज करता है हार्ट रेट। सिंपैथेटिक नर्व जो है इमरजेंसी में काम होती है, इसलिए वो इंक्रीज करता है हार्ट रेट और स्ट्रेंथन करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट हमारे पास इंक्रीज होती है। अगर पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम आया तो हमारे पास हार्ट रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और स्पीड ऑफ कंडक्शन भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर हमको कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है तो हमारी बॉडी में एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन ज़्यादा निकलने चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, फ्लैट हार्मोन बोलते हैं एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन को। अब हमारे पास डिसऑर्डर है ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हाई ब्लड प्रेशर है जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन जो है वो टर्म की जाती है ब्लड प्रेशर जब हाइयर हो, किससे हाइयर हो, 120 और 180। 120 जो है हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 180 जो है हमारे पास डायस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मिलीमीटर ऑफ Hg, मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्करी। किस टाइम पे, सिस्टोलिक प्रेशर के टाइम पे जब वो पंप कर रहा है, और जब वो पंप नहीं कर रहा है डायस्टोलिक पे है वो 80। अगर हम बोल रहे हैं कि 120 और 180 हमारा नॉर्मल है, तो हम कब उसको बोलेंगे कि उसमें हाइपरटेंशन की डिसऑर्डर है, जब उनके कंटिन्यू हम बहुत बार चेक कर रहे हैं हमारे पास 140/90 से ज़्यादा आ रहा है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो किसको रिस्क रहता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को रिस्क रहता है। अब अगली डिजीज़ हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी वो आर्टरी होती है जो हार्ट का ब्लड हार्ट को ही सप्लाई करती है, हार्ट के मस्कुलेचर को सप्लाई करती है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, कुछ फाइबर्स की, जिसकी वजह से उनका ल्यूमन जो होता है वो नैरो हो जाता है। इस डिजीज़ को हमको बोलते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। एंजाइना जो है हमारे पास नेक्स्ट डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है। ये होता है क्योंकि इनफ ऑक्सीजन नहीं डिलीवर होती है। एंजाइना कब होता है, जब हमारे पास ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होती अच्छे से। ठीक है, और ये वुमेन और मैन दोनों में होती हैं। अब मोर कॉमनली पहले मिडिल एज में नहीं होती थी, पर इस टाइम पे ये मिडिल एज में और एल्डरली में होती है। अगला नाम है हमारे पास हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर ये वो कंडीशन है जब हमारे पास हार्ट के पास कैपेबिलिटी नहीं हो पा रही, या हार्ट जो है प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पा रहा, इफेक्टिवली पंपिंग नहीं कर पा रहा, कि जितनी हमारे को ज़रूरत है उस बॉडी को उतनी वो पंपिंग नहीं कर पा रहा, तो हार्ट फेल हो रहा है अपने काम में, तो हम इसलिए बोलते हैं इसको हार्ट फेलियर। कुछ टाइम क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है कि इट इज़ अ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मीन्स इट इज़ ड्यू टू कंजेक्शन ऑफ द हार्ट इज़ द वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़। ठीक है, नेक्स्ट नाम है हमारे पास हार्ट अटैक, और दूसरा नाम है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट जब हार्ट बीट ही नहीं कर रहा, हार्ट अटैक जब हमारे पास जो हार्ट है वो सडनली डैमेज हो रहा है इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से।